Namaskar. How are you? How is Pragraj? Thank you for this wonderful welcome. Thank you for this love and affection. ये शहर मेरी फैमिली का घर यहां होता था, तो यहां आकर मुझे बहुत खुशी होती है। ये नॉलेज का सेंटर भी हुआ करता था। एक ऐसा टाइम था when Allahabad University was one of the best universities in the country. This evening, आज शाम मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। आपका दर्द, आपका डेटा, मगर आपका धन नहीं, जो आपका होना चाहिए, उनका धन। इन तीन चीजों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। 40 करोड़ युवा, आप जैसे युवा, एनर्जेटिक युवा इस देश में रहते हैं। ये इस देश की स्ट्रेंथ है। चाइना की बात होती है, अमेरिका की बात होती है, रशिया की बात होती है, इंडिया के यूथ के सामने, इंडिया के यूथ पोटेंशियल के सामने ये सब लोग कुछ नहीं है। 21वीं सदी में एक और चीज हुई है। 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है। यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो। हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है। 1 गीगाबाइट डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन इस्तेमाल करता है। और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा, तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मीडिया में एआई की बात होती है। एवरीबॉडी स्पीक्स अबाउट एआई, बट आई वांट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर, एंड ये आपको समझना चाहिए। आपके डेटा के बिना एआई का कोई मतलब नहीं है। अगर एआई बनता है तो आपके डेटा के बेसिस पे बनता है। 20वीं सदी में पेट्रोल और पेट्रोल इंजन देश को बनाता था। अगर 20वीं सदी में मैं आपके पास आता और आपसे कहता, देखिए मैं आपको पेट्रोल इंजन दे रहा हूं, मगर आपको पेट्रोल नहीं दूंगा, आप मुझे कहते इस पेट्रोल इंजन से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। वैसे ही 21वीं सदी में डेटा से ही एआई बनता है। डेटा से आप एआई बना सकते हो, मगर एआई से आप डेटा पैदा नहीं कर सकते हो। और ये डेटा हिंदुस्तान का है और आपका है। आप इसको क्रिएट करते हो, ये आप बनाते हो, ये आपका इमेजिनेशन है। ये हिंदुस्तान की पूंजी है, स्ट्रेंथ है, एसेट है। मगर भाई और बहनों, डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। ये आप देखिए, आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। भविष्य की बात करें, आप एजुकेशन लेते हो, लाखों करोड़ रुपए आपके परिवारों से लिया जाता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, पोस्ट ग्रेजुएट,
जो भी आप पढ़ाई करते हो, आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हां, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। जहां तक डेटा की बात है, आपका डेटा छीन लिया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज को, जियो को, अदानी को, फेसबुक, गूगल को आपका डेटा दिया जाता है और आपको फंसाया जाता है। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ। भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। ये 21वीं सदी का नशा है। और फिर आपसे कहा जाता है कि ब्लिंकिट में काम करो, ऊबर में काम करो, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में। आइए एक युवा की आवाज सुने। ये जो बोलेंगे, ये आप सबके दिल में है। ये जो सवाल उठा रहे हैं, हिंदुस्तान का हर एक युवा यही सवाल पूछ रहा है, उठा रहा है। होता हम भी सीट खरीद लेते। आज मैं ब्लिंकिट में काम करता हूँ 10 घंटा, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूँ। इंडियन आर्मी का एग्जाम दिया, 1 नंबर से मैं बच गया। सीट खरीदता, मैं ब्लिंकिट में काम नहीं करता। ये कह रहा है कि शिक्षा लेने के लिए मुझे ब्लिंकिट में बंधुआ मजदूर जैसे काम करना पड़ा और उसके बाद, मजदूरी करने के बाद, 21वीं सदी की मजदूरी करने के बाद पेपर लीक होता है और कोई अमीर बच्चा, अमीर परिवार पेपर खरीद के मेरे फ्यूचर को खत्म करता है। आइए, वेलकम। कैसे हैं आप? नाम क्या आपका? मेरा नाम सर अजय राघव है। अविनाश और अजय। हाँ। आइए, अविनाश और अजय दोनों स्टूडेंट्स हैं, इनसे थोड़ा सुनते हैं, इनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, बताइए। सर मैं यूपीएसआई एस्पिरेंट हूँ। तो पास पकड़ते हैं। सर मैं यूपीएसआई एस्पिरेंट हूँ और उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की भर्ती 5 साल के बाद आती है। 2020-21 यूपीएसआई की भर्ती 2020-21 में आई थी। इससे पहले तो उसमें व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ था। मैं मानता हूं इस चीज को कि वो भारत की एग्जामिनेशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला था। उसमें सैकड़ों एफआईआर दर्ज हुई, 350 से ज्यादा फेक एलिमेंट, डमी कैंडिडेट पकड़े गए। हमने सैकड़ों इनको प्रूफ दिए, लेकिन इन्होंने भर्ती को पूरा कर दिया। सर मेरा दरोगा बनना एक सपना था। मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मैंने नई भर्ती की आस में तो फिर से पढ़ना शुरू कर दिया और मुझे पढ़ते पढ़ते 4 साल गुजर गए। सर 2025 में फिर यूपीएसआई की भर्ती आई और ये चीजें 2025 में भी देखने के लिए मिली। सर यूपीएसआई के अंदर स्कोर कार्ड तक रिलीज नहीं करते हैं। मैंने परीक्षा दी है, मुझे ये नहीं पता चल पाता है कि मेरे रॉ मार्क्स कितने हैं और मेरे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने हैं, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाते हैं, ये तक नहीं बताते हैं कि कौन सा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला इन्होंने यूज किया है। जो यूपीपी आरपीबी जो पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति भर्ती बोर्ड है सर, ये अकाउंटेबिलिटी इसकी फिक्स करने वाला कोई नहीं है। हमने तमाम प्रयास कर लिए, जनता दरबार चला गया, मैं इनके कैबिनेट मंत्रियों को ज्ञापन दे लिए, उल्टा इन्होंने मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया। मेरा गुनाह अपराध सिर्फ इतना था कि मैं इनके जनता दरबार योगी जी से मिलने चला गया। सर ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला नहीं बताते हैं,
ये खुद तय करते हैं कि किस अभ्यर्थी के मतलब मार्क्स बढ़ा करके अंदर लेना है और किस अभ्यर्थी को बाहर करना है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का भर्ती बोर्ड तय करता है। इनको क्या दिक्कत है? अगर ये फेयर भर्ती कराते हैं तो इनको नॉर्मलाइजेशन देना चाहिए। सर मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो नॉर्मलाइजेशन है ये पेपर लीक से ही बड़ा स्कैम है, क्योंकि इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने वाला नहीं है। ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जारी नहीं करते हैं, ये शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन डेटा नहीं देते हैं, इनको खुली छूट मिली हुई है। मेरा नाम अविनाश है, मैं इन्हीं छात्रों में से कोई एक जरूर हूं। चूंकि मैं ये कह सकता हूं सर कि मैंने अपनी तैयारी 2018 में शिक्षक भर्ती के लिए की थी। 2018 से आज तक मैं उसी की तैयारी कर रहा हूं। क्यों? सरकार के पास जगह खाली है, फिर भी वैकेंसियां नहीं दी जा रही हैं। उसके बाद ये होता क्यों है सर? ये सरकार की मानामानी है। इसमें सरकार अगर चाहे बच्चों से कि वैकेंसियां दे, प्रॉपर तरीके से चलती रहे। हम लोग ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं एक डिमांड कर रहे हैं। 2018 से लेकर आज तक कई सारे धरना प्रदर्शन, कई सारे ज्ञापन ये दिए हैं। उसके बाद दूसरा मुद्दा ये कि 2022 से ही मैं यूपी पेट की तैयारी यूपी SSS आयोग से करता हूं। यूपी SSS आयोग 2022 से मैं तैयारी कर रहा हूं और उसकी भर्तियां आज भी ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं कि कम से कम 9 से 10 वैकेंसियां आज तक क्लियर नहीं हुई है। और उसमें से बहुत सारी वैकेंसियां जिसके लिए हम लोगों ने लाठी खाई, ज्ञापन दिया, लोगों से जाके मिले कि हमारी दर्द, हमारे दुख को समझा जाए, लेकिन आज तक सरकार के कान में ये बात पहुंची नहीं है। इसमें से बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो उस चीज से पीड़ा में ग्रसित हैं। और बताइए। और सर ये है कि देखिए हमारी कुछ मांगे हैं, आपसे भी है, सरकार से भी है कि ये जो जितनी वैकेंसियां हैं उसका एक प्रॉपर कैलेंडर तैयार कर दें। आप चुनाव कराते हैं, 3 महीने में रिजल्ट देते हैं, आप हमारा रिजल्ट 5 साल में नहीं दे पा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी वैकेंसियों का यूपी SSS स्पेशली कोई स्कोर कार्ड नहीं जारी करता है मेंस का। अगर उनको कुछ भी करना होगा वो रोल नंबर दे देंगे। मतलब अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जी एग्जैक्टली यही चीज है। आपने लाखों रुपए लगाए होंगे पढ़ाई में। जी सर, 2018 से आज तक। हाँ जी। और आपका एक्सपेक्टेशन था कि इस पैसे से, शिक्षा से आप आगे बढ़ पाओगे। जी सर एग्जैक्टली। अब आपको क्या लग रहा है? अब क्या आपका प्लान क्या है? सर अब प्लान ये है कि हम भर्तियों का इंतजार करते हैं, क्या पता अगली पंचवर्षीय भी बीत जाए, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। और फिर 3-4 बार एग्जाम करते हो, बीच में पेपर लीक हो जाता है। सर ये इशू तो बहुत सारे हैं। अभी एक यूपी PSC का था, RO का, मैं खुद उसका अभ्यर्थी था। एक बार पेपर हुआ, दोबारा पेपर लीक हो गया था, फिर उसके बाद दोबारा हुआ वो पेपर। लेकिन वो जो हमारा टाइम गया वो हमें कौन देगा? बिल्कुल, जो हमारा टाइम गया, हमारा पैसा। जब आपका पेपर लीक हुआ, आपको क्या फीलिंग आई? अंदर क्या लगा आपको, यार ये क्या हुआ, क्या करें क्या? मतलब ये होता है ना सर, कभी कभी एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, उस 10 बाई 10 के कमरे में कभी आप बैठ के सोचिए कि अगर हमारा पेपर लीक हो गया, हम किससे बात करें अपनी, किसको अपना मुंह दिखाएं कि यार अब मेरा इस बार नहीं हुआ, पेपर लीक हो गया, मैं किससे जाके कहूँ? और सालों आपने मेहनत की, घंटों आपने मेहनत की, और 1 सेकंड में पूरा खत्म हो जाता है। सर एग्जैक्टली यही चीजें होती हैं। और ये जो दुख दर्द है, ये मैं नहीं हूँ, ये इसमें से जितने खड़े हैं सब लाखों करोड़ों युवा हैं सर। आप हिंदुस्तान के शिक्षा के सिस्टम में बिलीव करते हो? सर प्रेजेंट टाइम में तो बिलीव हमारा नहीं है। नहीं है एग्जैक्टली नहीं है। रीजन, अगर आज 2018 से मैं बेरोजगार टहल रहा हूँ, कोई स्किल हमें दे दिए होते 2018-17 में, तो मैं कहीं प्राइवेट, फिर सेकेंडरी, इस प्रयागराज में या इस आसपास के इलाकों में हमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ऐसे कोई मतलब रिसोर्सेज नहीं है कि मैं प्राइवेट काम कर सकूं, और काम करूं तो वो डेली वेजेस के हिसाब से बहुत कम हो जाएगा। ये आपका क्या है? ये टैटू क्या है? मेरा नाम है अविनाश। अच्छा, आपका नाम है, ठीक है। थैंक यू अविनाश। और कुछ कहना चाहते हो? सर उत्तर प्रदेश में ये पेपर लीक लगातार चल रहे हैं। जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार में आए हैं, तब से मैं उंगलियों पे गिना सकता हूं सर। 2017 दरोगा भर्ती पेपर लीक, उसके बाद यूपी कांस्टेबल 2018 पेपर लीक, उसके बाद 2020-21 की UPSI भर्ती पेपर लीक,
और 2022 का लेखपाल भर्ती पेपर लीक, और 2023 में आरओ एआरओ वो भी पेपर लीक, 2023 का कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक, और ये स्कोर कार्ड नॉर्मलाइजेशन की धांधली वर्तमान में चल रही है। सर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यूथ की आवाज़ उठा रहे हैं लगातार, और मैं सर आपसे आशा की उम्मीद के साथ देख रहा हूं आप इसी तरह हम यूथों की आवाज़ उठाते रहिए। हम आपके साथ पूरी तरीके से, ये जितना भी यहाँ पर स्टूडेंट दिख रहा है ये सब आपके साथ है, सिर्फ आपके लिए आया है सर। थैंक यू, थैंक यू। तो आपने सुनी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स की आवाज। अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम है कि आप पढ़ाई करते हो, पैसा डालते हो, मेहनत करते हो, मगर रोजगार के सारे दरवाजे हिंदुस्तान में बंद पड़े हुए हैं, एक दरवाजा खुला नहीं है। दरवाजे कौन से हैं? पहला दरवाजा मैन्युफैक्चरिंग का। आज दुनिया में आपको मेड इन चाइना दिखेगा, मेड इन वियतनाम दिखेगा, मेड इन बांग्लादेश दिखेगा, मगर मेड इन इंडिया नहीं दिखेगा। इसका कारण है नोटबंदी और गलत जीएसटी ने हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को खत्म कर दिया है। जो छोटे व्यापारी रोजगार दिलवाते थे, जो पहले हिंदुस्तान में होता था, लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग जो होती थी, वो सारा का सारा खत्म हो गया है। पहला दरवाजा बंद। दूसरा दरवाजा एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसको स्टार्टअप इंडिया कहा गया। स्टार्टअप इंडिया में सबसे जरूरी चीज आप जैसे स्टूडेंट्स को बैंक लोन, छोटे बिजनेसेस को बैंक लोन, फाइनेंशियल सपोर्ट। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के बैंक्स आप जैसे स्टूडेंट्स को 1 रुपया कभी नहीं देंगे। अंबानी अदानी को लाखों करोड़ रुपए देंगे, मगर आपको 1 रुपया नहीं देंगे। 90% स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज जो हैं, उनको बैंक लोन नहीं मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप का दरवाजा बंद है। तीसरा दरवाजा, जिसको हम कहते हैं सरकारी नौकरी का, जिसमें आप पेपर लीक का सामना करते हो, उस दरवाजे में भाइयों और बहनों 150 में से एक युवा निकलता है। अगर 150 युवा एग्जाम लेते हैं, सरकारी नौकरी ढूंढते हैं, एक युवा उसमें से निकलता है। पब्लिक सेक्टर, जो पहले 10 साल पहले 14 लाख युवाओं को यह रोजगार देता था, भाइयों और बहनों, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। पब्लिक स्कूल्स बंद कर दिए, पब्लिक अस्पताल बंद कर दिए, नवरत्ना उठा के बेच दिए, बीएसएनएल बेच दिया, ऐसी कंपनियां बेच दी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सारा का सारा अदानी जी को पकड़ा दिया। इसीलिए पब्लिक सेक्टर बंद है। और आखिरी होप जो आपका था, कॉर्पोरेट जॉब्स, आईटी, बैक ऑफिस, ट्रांसक्रिप्शन, सॉफ्टवेयर, जिसमें पहले हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलता था, वो दरवाजा भी भाइयों और बहनों आपके डेटा का प्रयोग करके एआई से यह भी दरवाजा बंद किया जा रहा है। तो सच्चाई है कि पांचों दरवाजे आपके लिए बंद हैं, और इसीलिए आपको भयंकर दर्द हो रहा है। भाइयों और बहनों, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। यह सिस्टम क्या है और यह सिस्टम को कौन चलाता है? भाई और बहनों, डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी।
दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी। ये सिस्टम है। अंबेडकर जी ने कहा था सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ये देखिए, ये है इकोनॉमिक, पैसा, अदानी। इनकी आमदनी 10 साल में 30 गुना बढ़ी है। ये पहले ग्लोबल रिच लिस्ट में 600 नंबर पे हुआ करते थे, 10 साल के अंदर ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये पूरे सिस्टम को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। बीच में पॉलिटिकल, मोदी जी, अमित शाह जी। बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। नरेंद्र मोदी जी आपका ध्यान भटकाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं। वोट चोरी होती है, वोटर लिस्ट में ब्राजील की औरतें आती है। और तीसरा, आपके सोच पर कंट्रोल, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया गया है, आरएसएस के वाइस चांसलर्स बैठा के हर संस्था में प्रचारक, ब्यूरोक्रेसी में प्रचारक, फोर्सेस में प्रचारक, मीडिया में प्रचारक, जुडिशरी में प्रचारक, पैरामिलिट्री में प्रचारक, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रचारक। सोच को कंट्रोल करने का तरीका यह है सिस्टम। भाई और बहनों, मोहन भगवत, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अदानी जी, इस सिस्टम ने रोजगार खत्म किया। इस सिस्टम ने यूनिवर्सिटीज को कैप्चर किया। इस सिस्टम ने आप पर आक्रमण किया है। मगर इस अंधेरे में आप लोगों ने लाइट जला दी। ये देखिए, इस अंधेरे में आपने वो करा जो आपके माता पिता नहीं कर पाए। वो अपने डर का सामना नहीं कर पाए, मगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के युवाओं ने अपने डर का सामना किया और देश को बदल दिया। आपने आवाज रखी आपने अपनी आवाज रखी, नफरत के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ आपने अपनी आवाज रखी। आइए हम आपकी आवाज सुने। नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार। और मैं पटना यूनिवर्सिटी से हूँ। नमस्कार। आप? मेरा नाम हिमांशु कुमार हुआ। हिमांशु जी जी जी। शिफत फैज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLB। नमस्कार सर, मेरा नाम कुणाल पांडे, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। शाबाश। हम सब तैयार हैं सर के साथ सेल्फी के लिए। Thank you so very much. Lovely. एक बार थोड़ा सा और शोर मचना चाहिए everybody. One last message. One last message. You are India's spirit. You are India's future. You are the most beautiful youngsters in the world. You cannot allow yourself to hate. You cannot allow yourself to be violent. You are loving youth. मोहब्बत की दुकान खोलनी है आपको, प्यार के साथ लड़ना है। थैंक यू।